अच्छा जी। और अच्छा, रेलिवेंट और इरेलीवेंट फर्स्ट पेज पे ही शो होंगे, जाहिर है फर्स्ट पेज पे ही हम एनालिसिस सारा करते हैं। जी कोई, अस्सलाम वालेकुम सर, प्रोडक्ट हंटिंग की स्लाइड में पेटेंट, अच्छा पेटेंट वैसे मैंने बताया था, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ दोबारा। पेटेंट ये होता है, देखें कि एक मिसाल है, ये कार्ड है, कार्ड होल्डर है, और एक मिनट जी। अब ये कार्ड होल्डर है और मैंने इसका पेटेंट लिया, मतलब मैंने इसके कॉपीराइट्स लिए हैं। ठीक है, कॉपीराइट्स का मतलब ये था कि मैंने ये इसको यूके में लॉन्च किया था और मैंने इसको कॉपीराइट्स रजिस्टर करवा लिए कि ये कोई और बंदा नहीं कर सकता ये डिजाइन। ठीक है, मैंने अपना नाम लिखवा लिया, मैंने ये चीज, डिजाइन मैंने अपना कॉपीराइट्स ले लिए डिजाइन के। वो डिजाइन कोई और नहीं यूज कर सकता, अगर करेगा तो मैं कंप्लेन कर सकता हूँ, मैं उसे जो है वो उसकी लिस्टिंग को सस्पेंड करवा सकता हूँ। ये होता है पेटेंट। एक होता है डिजाइन पेटेंट, एक होता है यूटिलिटी पेटेंट। डिजाइन पेटेंट बता दिया कि डिजाइन अगर किसी ने अपना रजिस्टर करवा लिया है, कॉपीराइट ले लिए, तो वो डिजाइन पे। अगर किसी ने मटेरियल ही रजिस्टर करवा लिया है, तो ये मटेरियल जो है ये एल्यूमिनियम है, ये कोई और नहीं, तो फिर वो यूटिलिटी पेटेंट का मतलब है कि वो मटेरियल ही कोई और नहीं कर सकता, फिर प्रोडक्ट कैंसल जितनी मर्जी अच्छी है। ये होता है पेटेंट। अच्छा जी सर, जो प्रोडक्ट हमने सर्च किया और अगर दो प्रोडक्ट सेम है और दो प्रोडक्ट सेम नहीं है, ये रेलिवेंट होगी नहीं। फहद, कीवर्ड की मैं ना थोड़ी सेंस आपको बताता हूँ। कीवर्ड की सेंस होती है, एक होता है मेन कीवर्ड फाइंड करना, और सब से अलग चीज है कि आपने मेन कीवर्ड निकाल लिया सबसे पहले, और मेन कीवर्ड निकालने के बाद आपने क्या किया, उसके एनालिसिस कर लिया, फिर प्रोडक्ट फाइनल है, आपने एनालिसिस किया, सारे स्टैट्स ओके है, और आपने क्या किया, प्रोडक्ट फाइनल कर ली, फिर आप उसके कीवर्ड निकालते हैं। अब कीवर्ड जब निकालते हैं तो उस कीवर्ड होते हैं तीन तरह के। एक होते हैं सुपर रेलिवेंट, एक होते हैं सेमी रेलिवेंट, एक होते हैं हेल्पफुल। सुपर रेलिवेंट वो होते हैं, जैसे ही आपके सामने एक कीवर्ड लिखा है तो उस पे 70% वीपीलो ही आ रहा है, 2-4%, 10%, 15%, 20% कोई और प्रोडक्ट आ रही होगी, तो ये क्या है, सुपर रेलिवेंट। अगर 50-50% आ रहे हैं, जैसे अभी आपने बात की है, तो वो होता है सेमी रेलिवेंट, वो भी कीवर्ड कंसीडर होता है। और उसके बाद होता है हेल्पफुल, उसे कहते हैं ब्रॉड कीवर्ड, वो पीपीसी की स्ट्रेटेजी में आपके यूज होते हैं, लेकिन आप उन्हें लिखते हैं अपने पास। तो जो ब्रॉड कीवर्ड होते हैं या सुपर वो हेल्पफुल कीवर्ड होते हैं, थर्ड नंबर पे, वो 30% रेलिवेंसी होती है उनपे, कि बस टॉप आप देख रहे हैं फर्स्ट पेज पे, तो दो, चार में से एक नजर आ रही है आपकी प्रोडक्ट, फिर आठ में से एक दो नजर आ रही है, फिर 10 में से दो तीन नजर आ रही है, तो वो होते हैं हेल्पफुल कीवर्ड के आपको सेल ला के दे सकते हैं केवल, लेकिन वो सुपर रेलिवेंट नहीं होते। जी। देखो क्या है जी, सर पेज की साइड पे रेटिंग प्राइस वैरायटी दी हुई है। हीरा, मैं समझ लूँ आपकी बात, मुझे समझ नहीं आई। पेज की साइड पे रेटिंग प्राइस वैरायटी दी होती है, जैसे जैसे चेक करते जाएंगे प्रोडक्ट जहाँ चेंज होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मेरा ख्याल है कि आप ये बात कर रही होंगी ये वाली, ठीक है। ये जो साइड पे नजर देखिए, ये तो है कि आपने मिसाल के तौर पे ये प्रोडक्ट चूज किया और आप कहते हैं इसमें मुझे जस्ट शो हो, हाँ जस्ट मुझे इसमें शो हो जिसकी प्राइस 100 प्लस है, तो वो ज़ाहिर है आप यहाँ से फिल्टर मिनिमम मैक्सिमम का लगाएंगे तो वो प्रोडक्ट आपको शो करेगा। आपने ये ज्यादा रेटिंग वाले यहाँ वाले जो एक साइड पे फिल्टर लगे इनमें नहीं जाना, वरना प्रोडक्ट चेंज होती जाएंगी और बहुत मुख्तसर और डिफरेंट हो जाएंगी, तो वो आपको ज्यादा कंफ्यूज करेगा। यानी कि यहाँ मतलब है कि मैं कहता हूँ जी, ये आ गए कि जिनकी 1 स्टार रेटिंग है या 2 स्टार है, जिन इस तरह की, मैंने उसका लगा दिया, मैं कहता हूँ अप टू 15, अप टू 100 ये करता हूँ। ये देखें, अब और चीज आ गई है, क्यों, मैंने फिल्टर लगा दिया, ब्लैक बॉक्स, वो जो ब्लैक बॉक्स है उस वाला काम किया। तो यहाँ करने का आपको फायदा नहीं होता, ये प्रोडक्ट के अंदर जाके फिल्टर लगते हैं, तो इनको नहीं लगाना चाहिए। ये मतलब कि वो है जब आप आगे जाके स्ट्रेटजीज सीखते हैं, या आप, एक मिसाल है,
लॉन्च प्लान बनाते हैं तो उस वक्त होता है कि भाई आपने इस प्राइस वाले को टारगेट करना है, यार इसकी रेटिंग कम है वो मुझे मिल जाए, जिसकी रेटिंग ज्यादा है वो मुझे मिल जाए, प्राइस जिनकी कम है उनको मैंने पीपीसी में टारगेट करना है। ये फ्यूचर की चीजें हैं जी। और कोई यार, वो अब्दुल्ला या पता नहीं कौन है, वो उन्होंने ज्वाइन नहीं कर सके, उनको दोबारा जरा कह दें, वही लिंक है, दोबारा ज्वाइन कर लें, ग्रुप में मैसेज शायद आया हुआ है। सर, मेरा क्वेश्चन सर मेरा एक और क्वेश्चन था। बाकी क्वेश्चन। जी जी, बारी बारी कर लें, दोनों के सुनूंगा। ओके, पहले कर लें अब्दुल्ला, फिर मैं बाद में करती जी नया, पहले आप कर लें। हूँ। ओके। ओके सर, मेरा एक क्वेश्चन ये था सर, सेकंड कि क्वेश्चन। बारी कर लें। अभी नयाब आप क्वेश्चन कर लें, फिर उसके बाद अब्दुल्ला आप कर लीजिएगा। जी ओके सर। सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि लेट्स सपोज मैंने सर्च में कीवर्ड डाला हैंगर्स। अब मैं हैंगर्स को सर्च कर रही हूँ, तो हैंगर के अंदर तीन तरीके के हैंगर हो गए, एक तो मेटल के हो गए, एक वुडन के हो गए, एक प्लास्टिक के हो गए। अब तीनों की जो है वो प्राइसेस भी अलग अलग हैं। तो क्या मैं ऐसी प्रोडक्ट पे अपना एक्सरे चलाऊंगी, बिल्कुल आप चलाएंगे, या देखिए। इस टाइप की प्रोडक्ट के हवाले से मुझे जरा बताइएगा। हाँ देखिए, अब आपने हैंगर का नाम लिया, आपने हैंगर मेन कीवर्ड है, आपने हैंगर पे हीलियम चलाया, आपने कहा यार एक्सरे चलाने के बाद सारा स्टैट्स ओके हैं, ठीक है। अब उसमें वुड वाले भी हैं, उसमें प्लास्टिक भी हैं, उसमें एल्यूमिनियम भी हैं। अब आपका नेक्स्ट होगा, यानी कि आपने देखा स्टैट्स ओके हैं, अब मुझे नेक्स्ट फिर आप डिसाइड करेंगे कि भाई मुझे वुड वाले पे जाना है, मुझे प्लास्टिक पे जाना है, मुझे एल्यूमिनियम पे। फिर आप इन तीनों कीवर्ड्स को अलग अलग इधर सर्च करेंगी। जैसे अब आ रहा है वुडन हैंगर, ये आ रहा है, फिर आप इनको सर्च करेंगी, इस कीवर्ड पे हीलियम चलाएंगी। या वुड वाले आ रहे हैं, ठीक है, इसका चलाने के बाद आपने हीलियम देखा, आपने कहा अच्छा ये रेवेन्यू कमा रहा है, मिसाल के तौर पे 20,000 रेवेन्यू कमा रहा है। फिर आपने प्लास्टिक हैंगर कर लिया, इस पे आपने हीलियम चलाया, फिर आपने कहा अच्छा ये वाले ना वेरिएशन तो उतनी है, लेकिन इस पे 10,000 रेवेन्यू लोग कमा रहे हैं, ठीक है, बाकी चीजें ओके ही हैं। फिर आपने एल्यूमिनियम कर लिया हैंगर, अभी मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है जी। ये चलाया, आपने कहा इस पे तो 5,000 है। तो फिर आपको पता लग गया जो वुड वाला है वो ज्यादा सेल हो रहा है, वुड वाले की ज्यादा डिमांड है, तो अब वुड वाले पे ज्यादा सर्च वॉल्यूम भी आपको पता लग जाएगा कि प्लास्टिक में ज्यादा, एल्यूमिनियम में, या वुड वाले में। तो जिसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है, जिसका रेवेन्यू ज्यादा है, जिसकी डिमांड ज्यादा है, आप वो वाला मटेरियल कंसीडर करके प्रोडक्ट को फाइनल करेंगे, डिजाइन या मटेरियल जो भी है। जी क्लियर हुआ? अच्छा, अब आ जाए जी। गुड जी, अब्दुल्ला अब आप सवाल कर लें। अवैस फिर आपको मैं आंसर दूंगा, ये वेट वाला जो है इसका। जी सर, मैं आपके क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा मैं उस पे ही एक और क्वेश्चन है कि जी इस सिनेरियो में जो हमारा मेन कीवर्ड होगा, जैसे लेट्स से कि एल्यूमिनियम जो हैंगर्स हैं, उनको हम कहते हैं कि ठीक है इसका अच्छा रेवेन्यू है। तो क्या हमारा जो मेन कीवर्ड है, अब वो हैंगर्स से चेंज होके एल्यूमिनियम हैंगर्स हो गया है? यस, आपका वुडन हैंगर है, मुझे पता है कि हैंगर्स में ना एल्यूमिनियम और प्लास्टिक की वजह वुडन हैंगर के सर्च वॉल्यूम अच्छा है, तो वुडन हैंगर मेन कीवर्ड होगा। और जो प्लास्टिक हैंगर, एल्यूमिनियम हैंगर, वो हमारे सेमी रेलिवेंट कीवर्ड होंगे, जो हम मैग्नेट से निकालते हैं, वो फ्यूचर में हमारे काम जरूर आएंगे सेल जनरेट करने के लिए, लेकिन मेन कीवर्ड मेरा वुडन हैंगर होगा। अच्छा। जैसे देखें, सिंपल, आप पिलोज लिखते हैं तो पिलोज आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैंने उस पिलोज में वी पिलो सिलेक्ट किया, तो अब मेरा कीवर्ड वी पिलो है, मेरा पिलोज नहीं है। ठीक हो गया जी? मेन मेन कीवर्ड भी लो। जी अच्छा सर, कांस्टेंट मंथली सेल्स एंड रेवेन्यू इन टॉप 5 लिस्टिंग्स, इस क्राइटेरिया को एक दफा अगर दोबारा समझा दें एग्जाम्पल के साथ। कांस्टेंट रेवेन्यू और कांस्टेंट मंथली सेल्स एंड रेवेन्यू इन टॉप 5 लिस्टिंग्स। ठीक है, देखें कांस्टेंट, अब मैंने ये वी पिलो लिख के हीलियम चलाया, और मैंने देखा कि टॉप 5 में मेरे पास आ रहे हैं ये, ठीक है। अभी ऐसे में मुझे हीलियम लॉगिन करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं इंशाल्लाह आपको अच्छे वे में ही मिसालों के साथ समझा दूं। अब मेरे पास ये चार
और ये 5 कंपेटिटर हैं। टॉप पे हीलियम एक्सरे समझे चल रहा है। मैंने देखा इसका 10,000 रेवेन्यू है, मंथली 1,000 सेल कर रहा है यूनिट। इसका 15,000 है, मंथली 1,300 कर रहा है। इसका मंथली जो है वो 11,000 रेवेन्यू है, मंथली 900 कर रहा है। इसका 14,000 है, मंथली 1,400 कर रहा है। ये है कांस्टेंट। अब क्या है, अब इस कांस्टेंट के मुताबिक एवरेज डाटा सारा अच्छा आ रहा है। अब दूसरा, जैसे मैंने रिव्यूज वाली मिसाल दी थी, वो सेम वही इंप्लीमेंट इधर होगा कि ये साइलेंट नाइट है, मैंने देखा ये कमा रहा है 50,000 रेवेन्यू और मंथली सेल कर रहा है 5,000 यूनिट। 5,000, ठीक है। मैंने इसको देखा इंडिविजुअली हीलियम में, तो ये सेल कर रहा है मंथली 200 यूनिट। इसका मैंने देखा तो रेवेन्यू इसका 2,500, इसका 4,500, और ये सेल कर रहा है 300, ये सेल कर रहा है 500, ये सेल कर रहा है 800। तो हुआ क्या, हुआ ये कि एक कंपेटिटर की वजह से, उसकी अच्छी सेल की वजह से, उसके अच्छे रेवेन्यू की वजह से ओवरऑल ग्राफ अच्छा हो गया, ओवरऑल रेवेन्यू आपको अच्छा शो हो गया, ओवरऑल रिव्यूज आपको क्राइटेरिया के मुताबिक मिल गए, ओवरऑल आपको सर्च वॉल्यूम उसके अकॉर्डिंग मिल गया। लेकिन इनकांस्टेंट है उसका सर्च वाली वो रेवेन्यू, इनकांस्टेंट है उसकी सेल, क्योंकि एक कंपेटिटर कमा रहा है बाकी सेल ही नहीं कर रहे, तो इसको कहते हैं इनकांस्टेंट। तो ऐसी प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाएगी। जी अब्दुल्ला, आपको क्लियर हुआ ये? सर जो इसमें भी मेरा है कि जो हम ये देख रहे हैं कि जो 5 लिस्टिंग है, टॉप 5, उसके अंदर कांस्टेंट होना चाहिए। सर इसकी इंटरप्रिटेशन क्या बनती है, कि इसका मतलब क्या होता है कि हाँ जब हम देखते हैं कि अच्छा इसमें कांस्टेंट है? हाँ, देखें इसका मतलब ये होता है, पहली बात तो ये कांस्टेंट का मतलब है ये है कि देखें अगर आप एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं और आप कहते हैं कि उसका लॉन्च आपने करने के लिए प्रोडक्ट फाइनल की, आप देखते हैं कि एक बंदा कमा रहा है, वो पता नहीं किस वजह से कमा रहा होगा, मिसाल के तौर पे बहुत बड़ा ब्रांड है, पुराना ब्रांड है, अल्लाह वालूम वो उसकी एक लिस्टिंग रैंक होगी, उसने एक्सटर्नल ट्रैफिक पे काम किया हुआ था, जो भी, वो बहुत अच्छा कमा रहा है, बाकी कमा ही नहीं रहे। तो वो कांस्टेंट नहीं है, मतलब अपनी सेल को, वो प्रोडक्ट अपनी सेल को मेंटेन नहीं कर सकती, उस प्रोडक्ट में पोटेंशियल ही नहीं है। क्योंकि अगर पोटेंशियल होता तो सारे कुछ ना कुछ कमा रहे होते, एक लेवल के अकॉर्डिंग कमा रहे होते। अगर 10 में से 2 या 3 लोग नहीं कमा रहे, 7 कमा रहे हैं, तो समझ आती है कि प्रोडक्ट में जान है। 2-3 नहीं कमा रहे, वो किसी वजह से, ठीक है, स्ट्रेटजीज की वजह से नहीं कमा रहे होंगे। लेकिन अगर टॉप 10 में 9 या 8 लोग कमा ही नहीं रहे, 200-200 100-100 मंथली सेल कर रहे हैं, और एक कमा रहा है, इट्स मीन कि उस प्रोडक्ट में जान नहीं है। तो ये है, जान है प्रोडक्ट में या नहीं है, ये है कांस्टेंट और इनकांस्टेंट। इसको हम ऐसे चेक करते हैं कि अगर कोई ऐसा है, 10 में से 4 लोग ऐसे हैं जिनका सेल ग्राफ और रेवेन्यू बहुत अच्छा है, तो, और अगर 6 ऐसे हैं जिनका बिल्कुल डाउन है, तो वो इसका मतलब है इनकांस्टेंट है, उसको देखने की जरूरत है, उसको लॉन्च करने की नहीं जरूरत। उसको डीपली फिर देखना पड़ता है कि यार इसके मैं कीवर्ड देखूं बैकएंड पे कितने हैं, इसको मैं डीपली देख लूं, इसका गूगल ट्रेंड देख लूं, इसके कीवर्ड्स का सर्च ग्राफ देख लूं, 2-4 कीवर्ड्स और इसके मैं देख लूं, तो फिर आपको पता लगता है यार इसके की तो बैकएंड पे कीवर्ड ही 10 हैं, 5 हैं, तो कैसे लोगों ने कमाना है। तो ये चीज होती है, तो इनकांस्टेंट और कांस्टेंट का ये मतलब होता है। तो सर ये फिर हम मैनुअली 1 बाय 1 जी जी। करके पांचों जो टॉप सेलर्स हैं उनका ये चेक करेंगे, या फिर एक्सरे के अंदर कोई ऐसा फीचर है कि जो हमें इन पांचों का बता देगा? देखें, आप एक्सरे जब चलाते हैं ना, तो आपके पास एक सेल का कॉलम होता है ना, जिसपे यूनिट सेल नीचे आ रही होती है, और प्राइस का भी होता है, उसके साथ जी। प्राइस आ रही होती है, रेवेन्यू के साथ भी हर एक का रेवेन्यू आ रहा है, तो उसके साथ ग्राफ बना होता है। उस ग्राफ पे, जिस कंपेटिटर के भी ग्राफ पे सेल पे क्लिक करेंगे तो वो उसकी सेल बता देगा। ऑल टाइम का भी ऑप्शन होता है, ऑल टाइम क्लिक करें, 5 सेलर हैं जो कमा रहे हैं और जो 4 हैं जो नहीं कमा रहे, उनके ग्राफ देखें, आपको पता लग जाएगा कि अच्छा ये ऑल टाइम ग्राफ में ये तो रेवेन्यू ही नहीं कमा रहा, ठीक है। तो ग्राफ पे क्लिक करने से आपको पता लग जाता है कि ये कांस्टेंट इसका रेवेन्यू डाउन जा रहा है, कांस्टेंट अप जा रहा है, या सीजनैलिटी है कि अभी ये डाउन हुआ है, वैसे ये ठीक था।
वो ग्राफ से आपको वो गूगल ट्रेंड की तरह हर एक का सेल ग्राफ भी होता है, सेल ग्राफ से आप चेक कर लेते हैं। ठीक। सर इसके अलावा एक प्राइस रेंज बताइए कि प्राइस शुड बी बिटवीन 20 and 60 pound जी फॉर जी, यूके मार्केट। तो ये एवरेज प्राइस है या जो है ये टॉप 10 को हमने देखना है कि मिनिमम ये इतना एवरेज प्राइस प्राइस है, हमको जो मिल ऊपर जाएगी। बार में आ रही होती है ना, वो टैब में आ रही होती है एवरेज चीजें, तो उसमें एवरेज प्राइस जो आ रही होती है वो है। सर इसके बारे में जो एवरेज चीज़ें हैं उसके बारे में एक क्वेश्चन जो बंदे के माइंड में आता है, जैसे कि पहले रिव्यूज के बारे में भी एक बात आपने की, प्राइस के बारे में भी मेरा यही क्वेश्चन है कि जब हम किसी चीज़ की एवरेज को देखते हैं तो उसमें कोई हो सकता है कि 30 पाउंड की भी बेच रहा है, कोई हो सकता है कि 18 पाउंड की भी बेच रहा है। जी जी, और तो इस चीज को हम फिर टॉप 10 के ऊपर ही लेके आएंगे कि अच्छा जी बजाय, क्योंकि वो एवरेज तो सारी, अगर उसके ऊपर 1000 प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं, उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग्स हैं, तो उन सब की उसने एवरेज ली हुई है। तो हम एवरेज के मामले में टॉप 10 को देखेंगे कि टॉप अच्छा 10, टॉप। टॉप 10 ठीक। आपको क्राइटेरिया बताया कि आप ऊपर एवरेज चीजें देखते हैं, जब इंडिविजुअली आप देखते हैं तो टॉप 10 को देखते हैं। हाँ, कोई ऐसे रेयर केसेस ऐसे होते हैं जिनमें ऊपर जैसे पिलोज लिखा तो इसमें इररेलेवेंट भी आ रहे होंगे, प्रेगनेंसी पिलो आ रहा होगा, वी पिलो आ रहा होगा, तो इररेलेवेंट बंदा डिलीट भी करनी पड़ती तो क्या होता है कि इंडिविजुअली आप टॉप 10 में देखते हैं, कभी कभार रेयर केसेस में रेयर प्रोडक्ट में आपको टॉप 20 में देखनी पड़ती है, लेकिन 20 से ज्यादा में नहीं जाना। अब टॉप 20 में आपने देखना होता है कि वही जैसे रिव्यूज और रेवेन्यू की मैंने आपको मिसाल दी है कि भाई उनकी प्राइसेस उस रेंज में होनी चाहिए जो आपको एवरेज दी है। जी अच्छा, जी अब्दुल्ला, आपको ये समझ आई? जी सर, समझ ठीक आ है। गया। फहद क्राइटेरिया में फ्लेक्सिबिलिटी फिलहाल कोई नहीं है, यानी कि अगर आपको अभी फ्लेक्सिबिलिटी बता देंगे तो आप जो है वो फिर उस फ्लेक्सिबिलिटी को ही देखते रहेंगे ना। तो अभी आपने इसी क्राइटेरिया के मुताबिक जो है प्रोडक्ट ढूंढनी है। कल को जब आपके एडवांस हंटिंग वाले होंगे, आप आगे चलेंगे, आपके आगे सेशन, तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी एक दो जगह पे होती है, वो आपको वो वेरिएशन और रिव्यूज की होती है, वो आपको आगे चल के बता देंगे। सीपीआर, ये ना आगे वैसे आपका सदा जो भी आपका नाम है, आगे आपका सेशन है इस पे ना, CPR 8 days ये होता है, हीलियम का एक टूल है, वो आपको वीपीलो आप मैंने लिखा तो इस पे CPR 8 days 45 आ रहा होगा। इसका मतलब ये है कि हीलियम बताता है अगर इस कीवर्ड पे आप Amazon पे अपनी प्रोडक्ट यानी 45 लोगों को फ्री दे दें, 45 लोगों को फ्री दे दें, तो आप इस कीवर्ड पे टॉप पोजीशन में आके बैठ जाएंगे 8 दिनों में। 45 अगर आप दे देते हैं तो इट्स मीन आप टॉप पोजीशन में आ जाएंगे। इसे कहते हैं CPR 8 days। ये आगे आपका सेशन है, उसमें मजीद क्लियर कर दूंगा। सेल ग्राफ की तरह जैसे प्रोडक्ट नेम लिखा जाता है तो हीलियम की वजह से कीवर्ड भी साथ नीचे लिखे होते हैं। इतना वॉल्यूम, इतना रिव्यूज, फिर सर हम क्या सिलेक्ट करेंगे? मुझे आपकी ना हीरा बात नहीं समझ आई। सेल ग्राफ की तरह जैसे प्रोडक्ट नेम लिखा होता है, इनके कीवर्ड के साथ नीचे लिखे होते हैं। मुझे ना आपका पॉइंट नहीं हीरा क्लियर हुआ। अगर आप वैसे क्वेश्चन कर लें तो अनम्यूट है तो मैं ज्यादा बेहतर समझ सकूंगा। ये बच्चे ने सवाल करना था, आपने करना था? जी हीरा, आप क्वेश्चन कर लें, या अगर अभी करना है तो अभी कर लें, वैसे अगर आपने दोबारा पूछना हो पूछ लीजिएगा। मुझे आपके असल में ना पॉइंट नहीं समझ आया। चुप 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 के खड़े अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। मुझे ये पूछना था कि जब हम कोई प्रोडक्ट लिखते हैं ना, जैसे कि मैं पिलोज लिखती हूँ, जी तो जैसे कि हीलियम ऑन होता है ना, तो नीचे ही वो सारे उसके कीवर्ड्स और उसका सर्च वॉल्यूम और उसके रिव्यूज अच्छा, रेवेन्यू सब खुद ब खुद आ जाते हैं। तो सर उसमें मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि अब मैं इसमें हीलियम कहाँ से चलाऊँ, मैं इसको कहाँ पर सर्च करूँ, ये खुद इसने सारा रिजल्ट दे दिया है, तो मैं खुद से क्या करूँ, मुझे वहां पे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। नहीं नहीं, आपने क्या होता है हीलियम जब आप लॉगिन करते हैं ना, उसके बाद जब आप यहाँ वी पिलो लिखेंगे तो नीचे काफी कीवर्ड्स रेलिवेंट उनके सर्च वाली इमारत, आपने उनको इग्नोर करना है।
अगर आप उनके मुताबिक चलेंगे तो आप ज्यादा कंफ्यूज होंगे। आपने जो कीवर्ड आपने दिमाग में सोचा है उसे लिखना है और उसी पे एक्सरे चलाना है। नीचे वो 10 कीवर्ड दे रहा है, 20 दे रहा है, उनके सर्च वॉल्यूम दे रहा है, रिव्यूज दे रहा है, डजेंट मैटर। आपने उसको इग्नोर करके जो आपने सोचा हुआ है उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस करना है। नायाब अगर जो है वो 20 से कम प्राइस होगी तो कंसीडर कर सकते हैं कि अगर उसका प्रॉफिट अच्छा है, लेकिन रिकमेंड इसलिए ज्यादा नहीं करते कि 20 से कम प्राइस होगी तो ऑब्वियसली पीपीसी चलती है, सोर्सिंग है, फ्रेट है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस हैं, तो प्रॉफिट बचता ही कम है, तो इसलिए रिकमेंड नहीं करते। वैसे 20 से कम अगर कोई बहुत अच्छी आपको मिल गई है, कोई 18, 19, 15 प्राइस की, तो वाई नॉट, हम कर सकते हैं उसको। जी कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज कर ले। सर किसी भी जो प्रोडक्ट है उसका पास या फेल होने का जो क्राइटेरिया, क्या वो 30% प्रॉफिट, ये वो क्राइटेरिया है? बाकी अगर क्राइटेरिया को हम देखें उसके अलावा। अगर बाकी क्राइटेरिया ओके हो और प्रॉफिट पे आप पहुंचे तो ये आप कह रहे हैं? यस सर, जी। एग्जैक्टली। अगर आपका सारा क्राइटेरिया ओके और प्रॉफिट 30% नहीं है तो फायदा ही नहीं है प्रोडक्ट करने का, वो कैंसिल है। क्योंकि देखें, तो जिसने भी बिजनेस करना है, आपने करना है, किसी ने करना है, किसी को आपने, वो तो उसने किस लिए करना है? प्रॉफिट के लिए। अब 30% प्रॉफिट है, उसमें से कल को जब पीपीसी चलेगी तो वो आ जाके कोई 15% बच जाएगा। 15% चलो समझ में आता है, किसी को सारे खर्चे निकाल के मिल रहे हैं। अगर किसी का 20% प्रॉफिट है, उसमें से 15% 5% उसे मिलेगा, वो भी उसे 5% नहीं, कहीं ना कहीं वो इन सर्कुलर, वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कोई करे और 5% प्रॉफिट, तो कोई भी इतना जो है वो उसमें जितनी मर्जी अच्छी हो नहीं जाएगा। तो प्रॉफिट ही तो बेसिक चीज है। जी कोई सही। जी कोई और क्वेश्चन? कोई और क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी तो जैसे जो हम प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं वही हमारी कंप्लीट नहीं हुई, आगे हमारा सोर्सिंग सोर्सिंग का भी टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और आज आपने आईडी क्रिएशन भी करवा दिया है। तो मुझे पूछना ये था कि जब प्रोडक्ट हंट ही नहीं हो पा रही तो बाकी आगे वाली चीजों पे किस तरह प्रैक्टिस की जाए, क्योंकि मजीद 2 हफ्ते, लास्ट के 2 हफ्ते तो हैं वो लगा दिए हैं प्रोडक्ट हंटिंग पे और अब तक एक भी प्रोडक्ट जो है ना वो क्राइटेरिया को मीट कर ही नहीं रही है। तो ठीक। फर्दर सोर्सिंग और फिर आईडी क्रिएशन पे प्रैक्टिस किस तरह की जाए? अच्छा, पहली बात यह कि नायाब, ये शायद मैंने आपको पहले सेशन में बताया था, नहीं भी बताया, दोबारा बता देता हूँ। देखें, जो आपकी प्रोडक्ट हंटिंग है वो आपके साथ चलती रहती है। इवन आप एक्सपर्ट भी बन जाए, आज मैं इधर बैठा हूँ, एक्सपर्ट हूँ, इसके बावजूद मैं हंटिंग करता रहता हूँ। तो हंटिंग तो आपके साथ साथ चलती है। पहली बात, आपको प्रोडक्ट नहीं मिली, आप न्यू है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, फेडअप होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। महीना लग जाता है प्रोडक्ट ढूंढ, लोगों को 2-2 महीने भी लग जाते हैं, लेकिन जब आप 1 से 2 प्रोडक्ट ढूंढ लेंगे ना, कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपको वो 2-2, 4-4 दिन में प्रोडक्ट मिलना शुरू हो जाएंगी। तो स्टार्ट में टाइम लगता है। अब ये नहीं होता कि आप एक चीज की वजह से या हंटिंग की वजह से आप बाकी सारी चीजों को छोड़ दें। आप अपना टाइम स्लॉट ऐसे सिलेक्ट करें। देखें, अब आपने हंटिंग करनी होती है 2-4 घंटे, तो आप यकीनन इस काम को देंगे ना जिसको आप फ्यूचर बनाना जा रहे हैं। आप 1-1.5 घंटा हंटिंग करें, उसके बाद आप आधा घंटा सोर्सिंग पे काम करें। अब मैंने आपको सोर्सिंग के लिए ये बताया था कि आप प्रैक्टिस करेंगे सोर्सिंग की, आप कोई फाइनल ऑर्डर नहीं देने लगे। तो आपने जैसे अभी मिसाल दी हैंगर की, आपने अभी मिसाल दी कि वीपीलो की किसी ने दी, तो कोई प्रोडक्ट जो आपने शॉर्ट लिस्ट की है, क्राइटेरिया पे 100% कंप्लीट नहीं है, 80% है, आप उस प्रोडक्ट को लिखें अपने पास, उसकी सोर्सिंग के लिए प्रोसीड कर दें, प्रैक्टिस तो करें। आप सोर्सिंग के लिए कंप्लीट, उसकी सोर्सिंग कंप्लीट करें, आप कौन सा इन्वेंट्री ऑर्डर करने लगे, एटलीस्ट आपकी सोर्सिंग हाथ से तो गुजरेगी ना। तो आप करें उसकी प्रैक्टिस। सोर्सिंग के लिए जरूरी नहीं है कि 110% आपकी प्रोडक्ट ओके हो, अभी उसकी आगे से आपको अप्रूवल मिले, आपको क्लाइंट मिले, देन आप सोर्सिंग करेंगे, नहीं, आप सोर्सिंग करें। हंटिंग सोर्सिंग आपके साथ साथ चलेगी, क्योंकि वो आपको प्रैक्टिस की उसमें जरूरत होती है। जो आईडी क्रिएशन या आपका जो बाकी होंगे सेशन, वो होते हैं कि वो आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं। जैसे आईडी क्रिएट का आज हुआ था, इसके लिए आपने जस्ट लिखना है, नोट्स बनाने हैं
कि भाई मुझे आईडी क्रिएशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, मेरे पास क्लाइंट आ जाता है तो मुझे ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, दैट्स इट। कल को जब आप बनाएंगे, आपके पास कोई आता है प्रोजेक्ट, तो आपको चीजें लिखी होंगी आपके पास, आप प्रोसीड करेंगे। नहीं समझ आएगी आप हमसे पर्सनली भी पूछ लेंगे, हम आपके साथ बैठ के वो चीजें कंप्लीट करवा देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाली चीजें, इनमें आपको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। हंटिंग सोर्सिंग बहुत प्रैक्टिस वाली चीजें, वो आप साथ साथ डेली घंटा घंटा 2-2 घंटे उसको टाइम दें। तो ये आपकी इस तरह चीजें चल रही हैं। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था कि मैंने कहीं वीडियो में देखा था कि जैसे जो भी हम प्रोडक्ट लेते हैं और अगर वो चलाते हैं तो वो हमारी प्रोडक्ट 4 से 5 साल तक चलती है, वो हमें मतलब अर्न करके देती है। तो वो किस तरह से ये प्रोसेस चलता है और कितने मतलब अरसे तक चलता है? अगर एक प्रोडक्ट पे हम जो है 4 से 5 साल तक अर्न कर सकते हैं क्या? देखें, एक प्रोडक्ट पे आप 2 महीने भी हम कर सकते हैं, और एक प्रोडक्ट पे आप 4-5 साल क्या 10 साल भी कर सकते हैं। अगर देखें प्रोडक्ट अच्छी है, आपको कमा के दे रही है, चल रही है, तो आप साल हर साल करेंगे, बल्कि उसके साथ प्रोडक्ट और भी ऐड करते जाएंगे। वरना उस प्रोडक्ट की बल्क में होता क्या है कि आपने 500 इन्वेंट्री ऑर्डर की, आप सेल करें, सेल अच्छी होगी, आपको प्रॉफिट आना शुरू हो गया, आप नेक्स्ट 2000 इन्वेंट्री ऑर्डर कर लेंगे, फिर आपको जो है वो उसमें प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है। फिर आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि यार मैं पैसे कैसे बचा सकता हूँ। फिर आप कंटेनर ऑर्डर कर देते हैं, लोग बल्क में इन्वेंट्री ऑर्डर करके 1 आधा पाउंड और बचा लेते हैं। तो लोग उस प्रोडक्ट को लेके साल हर साल चलते हैं। अगर प्रोडक्ट आपको कमा के दे रही है, तो आप तो उसको जब तक आपकी चल रही है आप चलाएंगे। आप माल लेते जाएंगे, बेचते जाएंगे। आप जैसे जनरल स्टोर होते हैं, माल आता जाता है, दुकान होती है, सेल होता जाता है, साल हर साल 20-20 साल लोग चलाते हैं। तो अमेजोन पे भी इसी तरह, जब तक फिर अमेजोन है, जब तक आपका अकाउंट है, जब तक आपकी जिंदगी, आप उसे लेके चल सकते हैं। कहीं भी आप वाइंड अप करना चाहें तो इट्स अप टू यू। जी, कोई और क्वेश्चन? सर सोर्सिंग में निगोशिएशन के लिए अगर कोई टैक्टिक्स आप बता दें, कोई 2-3 टैक्टिक्स जो जो है ना कारआमद हो के प्राइस को निगोशिएट करना चाइनीज के साथ, तो कोई टैक्टिक्स क्या उनके साथ यूज किए जा सकते देखें, उसमें ना बड़ी चीज होती है कि आपको जैसे पता है ना, सबसे पहले कम इन्वेंट्री से आप सोर्सिंग स्टार्ट करें। अगर आपने निगोशिएशन अच्छी करनी है, लाइक आप कहें जी मैं 500 की जो है वो मैंने इन्वेंट्री ऑर्डर, या 1000 का आपको पता है, 1000 मैं आपसे इन्वेंट्री ऑर्डर करूंगा तो क्या रेट होगा, वो आपको रेट देगा। आपने उसमें उसको कह दिया कि भाई मुझे बताओ कि ये क्वालिटी होगी, उसने आपको बता दिया। उसने पूछा पैकेजिंग, पैकेजिंग उसने बता दी, लोगो का भी उसने बता दिया। आप उसको कहते हैं रेट कम करो, वो कहेगा नहीं मैं आपसे 0.5 छोड़ दूंगा। फिर आप कहेंगे यार नहीं, मुझे एक ये 2 पाउंड छुड़वाने हैं, वो नहीं छोड़ रहा। आप क्या कहेंगे, अच्छा जी मैं आपसे अगर एक की 1000 की बजाय 3000 यूनिट ऑर्डर करूं, फिर आपका क्या रेट होगा। 100% वो 1 आधा पाउंड नीचे कर देगा। एक तो ये बड़ी बुनियादी चीज, इसलिए कम इन्वेंट्री की क्वांटिटी बता के आप रेट लें, देन उसको इंक्रीज करें। अगर आपने 2000 भी यूनिट ऑर्डर करने हैं, तो आप सबसे पहले उससे 500 का रेट लें, फिर 2000 पे जाएं, तो आपको रेट कम मिलेगा। दूसरी चीज, आपने 2000 उसको कहा कि वो कहता है कि यार ये $1 से या पाउंड से नीचे नहीं मैं कर सकता, आप उसको कहें ठीक है आप नहीं कर सकते, आप मुझे एक फेवर दें। वो क्या कि आपने जो लोगों के चार्जेस मुझे 0.25 बताए हैं, आप वो उसमें एडजस्ट कर दें, मुझे लोगो फ्री में लगा दें। तो यहाँ आप ना अपने फेवर ले सकते हैं। आप उसको कहें अच्छा यार लोगो लगा दो, लोगो फ्री लगा देगा। या आप, एक मिसाल है लोगो का नहीं बना, आप कहें कि यार पैकेजिंग आपने मुझे ये दी है, आप इस रेट में तो ये पैकेजिंग बनती नहीं है, मुझे पैकेजिंग अच्छी कर दो। आपको पैकेजिंग वो अच्छी कर देगा। तो इस तरह से ये 3 चीजें होती हैं कि आप इन्वेंट्री कम से स्टार्ट करो, फिर जो आपकी कस्टमाइज चीजें हैं, पैकेजिंग है, लोगो है, वो आप उसमें एडजस्ट करवाने की कोशिश करो। तो सर एक और मेरे जेहन में आ रहा था, क्या हम ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं चाइनीज की कि उनको कहें कि भाई मुझे तो कोई और जो सप्लायर है वो कम प्राइस दे रहा है, तो मैं आपसे लेना तो चाहता हूँ, लेकिन जो है ना वो आप मुझे देखिए कम वो करें। तो हर कोई यूज करता है जी, मुझे प्राइस इतनी मिल रही है, उतनी मिल रही है, वो वो हम्म। ठीक है। वो आपको टारगेटेड प्राइस आपसे पूछते हैं जी आपकी टारगेटेड प्राइस क्या है। तो आप अपना, जहां आपको 30% प्रॉफिट बच रहा है ना, वो जो प्राइस आपको मिसाल के तौर पर $5 है, तो आप उसको हम्म। $3.5 बताओ कि जी मेरी टारगेटेड प्राइस 3.5 है।
$1.5 या $1 नीचे बताओ, जो आप प्राइस हासिल करना चाहते हैं उससे भी $1.5 नीचे बताएं। वो उनको पता होता है कि इससे कम मिल रही है, वो आपको आगे घुमाएगा जी, वो ये क्वालिटी नहीं दे रहा, वो ये क्वालिटी नहीं दे रहा, तो इधर उधर उसको कहें जी मैं ये आपको ये मेरी टारगेटेड प्राइस है, इसमें दे सकते हैं तो मैं क्वांटिटी अपनी बढ़ा सकता हूँ। और फिर आप ये कह सकते हैं जी अगर आप मुझे ये देते हैं तो मैं 6 माह बाद या 2 माह बाद मेरी दूसरी इन्वेंट्री है, इसी की वेरिएशन है, मैं वो भी आपसे ऑर्डर कर लूंगा, लेकिन अगर आप मुझे फेवर देते हैं तो तब आप ले सकते हैं। जी कोई और क्वेश्चन? कुछ मसले हल हुए हैं आपके हंटिंग के? सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप हमें कौन सी मार्केट सजेस्ट करेंगे कि मतलब कि हमें यूके में करनी चाहिए या यूएस में करनी चाहिए? मतलब यूएस तो बहुत बड़ी मार्केट हो गई और यूके थोड़ी छोटी हो गई, तो एज अ बिगनर हमें कौन सी मार्केट पर ज्यादा फोकस रखना चाहिए? देखें, एज ए बिगनर तो आपको यूएसए की मार्केट में फोकस ज्यादा करना चाहिए क्योंकि वहाँ पोटेंशियल ज्यादा बड़ी मार्केट है, तो ज्यादा प्रोडक्ट्स उधर मिल जाती हैं, सर्च वॉल्यूम अच्छे मिल जाते हैं। यूके में सिचुएशन बहुत है तो आपको मुश्किल ज्यादा होगी। हेलो सर। जी जी। सर अगर बाकी चीज़ें मतलब प्रोडक्ट की सेम हो लेकिन उसका जो प्राइस वेरिएशन हो वो काफ़ी ज़्यादा, फॉर एग्जाम्पल किसी का 20 है, 25 है, 30 है, तो फिर उसमें जाना चाहिए उस प्रोडक्ट में। जी जा सकते हैं अगर बाकी सारी चीजें ओके हो। ठीक है। जी कोई और क्वेश्चन? सर अमेजोन का जो हम में से बहुत से लोग जॉब भी कर रहे हैं, तो उसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि अमेजोन का जो काम है, अगर खुद करे बंदा एज ए लॉन्च करे, तो लॉन्ग टर्म में जाके इनिशियली तो बंदा चले एफर्ट कर लेता है, एफर्ट पुट कर लेता है, इन्वेस्टमेंट भी कर लेता है, तो क्या लॉन्ग टर्म में ये काम पैसिव इनकम के तौर पे ठीक है, यानी कि पैसिवली ये अर्न करके दे सकता है, या उस वक्त भी हमें जैसे रिसर्च में इतनी ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती है तो उसके बाद भी करनी पड़ेगी वंस हमारी प्रोडक्ट लॉन्च है और रैंक हो गई? जी देखें, स्टार्ट में वैसे आपको ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, बाद में तो ऑटोमेटिकली चीजें चलना शुरू हो जाती हैं, बाद में तो पीपीसी चल रही है उसको ऑप्टिमाइज करते जाओ, तो आप बस इन्वेंट्री पे ध्यान रखो तो आपको मसला ही नहीं होता। तो बाद में तो आसान हो सकती है, और ये एक इनकम का अच्छा जरिया है। अगर आपको चीजें आपकी स्टार्ट हो जाती हैं तो स्टार्ट की एफर्ट ही होती है, बाद में आपको ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती। और अगर आपको मिसाल के तौर पे एफर्ट करनी पड़ रही है, आपको इनकम आ रही है अगर और आती है, तो देखें वो आप लोग टीम मेंबर हैं या, तो फिर आपको मिलजुल के एक डिवाइड करना है अपना काम, कि यार आप किसी को साथ मिला लो, $50 उसको दे दो, वो आपका भी काम कर देगा साथ, तो मिलजुल के फिर चीजें होती हैं। जी कोई और क्वेश्चन है तो आखिरी क्वेश्चन अगर किसी का कर ले, क्योंकि 1.5 मिनट रह गए। काफी क्वेश्चन ऐसे लिए हैं, काफी मसले तो आपके उम्मीद है हल हुए होंगे, कोशिश तो की है। फिर भी कोई क्वेश्चन है लास्ट तो आप कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन? कोई नहीं है जी। चलें, होपफुली आप सबको समझ आई होगी, कोशिश तो की है। ना समझ आई, मजीद भी कल कोई क्वेश्चन लेना हुआ तो मेरी तो आदत है, मैं ले लेता हूँ। तो बाकी अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, खुश रहें। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। ना